उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही अपने जो एग्जाम्स थे वो क्लियर किए और उन्होंने 22 साल की उम्र में 2011 के अंदर अपनी सीए की पूरी जर्नी कंप्लीट करी कि यंग एज में सीए क्लियर करने के क्या मायने होते हैं, क्या इसके प्रोज होते हैं, क्या इसके कॉन्स होते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने बहुत ही यंग एज में अपनी जो जर्नी है सीए की वो कंप्लीट करी, क्या क्या आपके सामने हर्डल्स आए, अब तक आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं और कैसा लगता है सीए इंडस्ट्री का पार्ट होने पर। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स बिल्डिंग सीए कैरियर्स। इसमें हमारा मकसद है कि आप तक सीए इंडस्ट्री के उन लोगों के ओपिनियन, थॉट्स और नॉलेज शेयर करें जो इस इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं, इसके पार्ट हैं, ताकि आप भी उसके बेसिस पर अपने बेहतर डिसीजंस ले सके। और इस इंडस्ट्री में जब इसका पार्ट बने तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या आपके साथ चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या आपके फियर्स हो सकते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी सीरीज का आज दूसरा एपिसोड है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि यंग एज में सीए क्लियर करने के क्या मायने होते हैं, क्या इसके प्रोज होते हैं, क्या इसके कॉन्स होते हैं। ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। आज हमारी जो गेस्ट मेंबर हैं वो बहुत ही खास हैं, वो ग्रूमिंग से जुड़ी हुई हैं। उनका नाम है सीए छवि गुप्ता मैम। सीए छवि गुप्ता मैम ने 2011 में अपनी सीए कंप्लीट करी थी महज 4 सालों के अंदर। कमाल की बात यह है कि वो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रही थी लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है देश की। और बताया जाता है कि तैयारी करते करते उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही अपने जो एग्जाम्स थे वो क्लियर किए और उन्होंने 22 साल की उम्र में 2011 के अंदर अपनी सीए की पूरी जर्नी कंप्लीट करी। उनसे जानेंगे कि क्या फायदे या नुकसान भी हो सकते हैं सीए जल्दी क्लियर करने के, किस तरीके से ये पूरी फील्ड इवॉल्व कर रही है, किस तरह से वो आपको सजेस्ट करती हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जानते हैं आज इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम अपने कीमती समय से इतना वक्त निकालने के लिए, ताकि आप यहाँ पर आए और बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए आप यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने बहुत ही यंग एज में अपनी जो जर्नी है सीए की वो कंप्लीट करी, क्या क्या आपके सामने हर्डल्स आए। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करूँ तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि एक ब्रीफ दीजिए अपनी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से जो इतनी यंग एज में आपने विचार किया सीए करने के बारे में और उस जर्नी को कंप्लीट किया। थोड़ा सा इस पर प्रकाश जरूर डालें। थैंक यू सो मच सही अपॉर्चुनिटी देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये है कि विचार कैसे आया, तो विचार ऐसे आया कि उस टाइम ना बहुत ज्यादा हाइप थी। स्कूल्स में काउंसलिंग में भी यही चल रहा होता था, सीए सीए सीए। घर में भी हम सुनते थे, पापा के मुंह से सुना होता था सीए के पास जाना है, आज तो बहुत टेंशन है, क्या क्या पूछेगा। तो लगता था कि पता नहीं क्या ही होता है सीए में। पर तभी के तभी मेरे कजिन्स ने सीए की, एक दो ने, तो मुझे लगा कि भैया करना चाहिए, अब तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। तो सीए करने का विचार तो वहां से आया। एंड जर्नी ऐसी रही है, तो मतलब अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है एंड साथ साथ हमने सीए किया था स्टार्ट। और 4 इयर्स में मेरी सीए कंप्लीट हो गई थी एट द एज ऑफ 22, ऑल अटेम्प्ट्स इन वन गो। तो मैम आपने बताया कि आपको घर से मोटिवेशन मिला, आप बहुत लोगों से सुनते थे कि भाई सीए कुछ होता है, तो आपके मन में एक इच्छा उठी कि चलो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इतना आसान ये होता नहीं है। हम लोग बस कह देने भर के लिए सीए नहीं होता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्या हर्डल्स आए आपकी जर्नी में, मेजर चैलेंजेस क्या थे उस वक्त। आपने मेरे ख्याल से 2011 में क्लियर किया है सीए, और 2011 से लेकर अब तक क्या आप चेंजेस देखते हो अपने आगे, अगर आप इस पर थोड़ा बता सकें। देखिए 2011 में जैसे सीए कंप्लीट हुई थी तो 2007 to 11 का टाइम था। अब उस टाइम ये यूट्यूब नहीं था और ये सब चीजें तो थी नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता था कि टाइम मैनेज कैसे होगा। आपको फिजिकली क्लासेस भी करनी है, आर्टिकलशिप के टाइम पे आर्टिकलशिप भी करनी है। तो मेन प्रॉब्लम उस टाइम होता था टाइम मैनेजमेंट। कैसे करोगे आप सारी चीजों को, इतना सारा प्रेशर है, बहुत ज्यादा ऐसे हेल्प भी नहीं होती थी आपके पास। अभी तो होते हैं बच्चों के पास गाइड करने के लिए, हम लोगों के पास उतना गाइड करने के लिए नहीं था। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे गाइडेंस उतनी उस टाइम नहीं मिल पाई, होता तो शायद और अच्छा हो जाता। तो गाइडेंस प्रॉब्लम होती थी, रिसोर्सेज इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, मेन प्रॉब्लम यही होती थी। और आज के टाइम में आप देखो तो अब चीजें फिर भी बच्चों के लिए काफी इजी हो गई हैं। नो डाउट कंपटीशन बहुत बढ़िया है, बट चीजें फिर भी बच्चों के लिए इजी हो गई हैं। और सीए टफ होती है ना, मैंने सोचा नहीं कभी, मैंने बस करना है तो करना है। अगर आप ठान लो तो कुछ भी टफ नहीं है, और डरते रहोगे तो सब कुछ टफ है। हर्डल्स की बात अगर हम कहेंगे तो यही होता है बस कि उस टाइम थोड़ा रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती थी। बट मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे कि मुझे जो बुक चाहिए वो कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, कहीं से भी अरेंज करेंगे। नेक्स्ट डे मेरे पास बुक होती थी। तो चीजें थोड़ा सा अरेंज करना उस टाइम डिफिकल्टीज होती थी बस।
तो आपके कहने का मतलब है कि बहुत सारी आपको रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आपकी फैमिली ने थ्रू आउट योर जर्नी आपको सपोर्ट किया है उसके लिए। तो 100%। ऐसे माहौल में सेल्फ डाउट आना कोई छोटी बात नहीं है, मतलब कि आसानी से सेल्फ डाउट आ सकता है। बताया जाता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, तो सेल्फ डाउट से कैसे कोप अप किया जा सकता है? आप बताना चाहेंगे कि आज जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें किन तरह के सेल्फ डाउट्स आते हैं और वो किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं आपको सीख कर, आपसे जानकर? देखिए सर, बिल्कुल सेल्फ डाउट आता है, बहुत नॉर्मल है, आता है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है ना, और आप सुनते हो कि रिजल्ट इतना कम आया है, परसेंटेजेस टू लो, तो सेल्फ डाउट आता है कि मैं तो कर रही हूँ, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। तो आप सेल्फ डाउट का ना, देखो सब माइंड का खेल है। तो अगर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, आप पॉजिटिव्स पे सोचिए ना। अब देखो, अब तक मतलब आप 12th क्लियर करिए, आप टॉपर रहे हो, एकदम से सीए में आ जाते हो, फिर आपको लगता है 40% ही आ जाए, 50% ही आ जाए, तो सेल्फ डाउट आएगा ही ना कि मेरे आ भी पाएंगे कि नहीं। तो आप अपने अचीवमेंट्स पे फोकस करो जो आपने की हैं, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं आगे की सीए की जर्नी भी कर सकता हूँ। पॉजिटिव्स पे फोकस करेंगे, मेरे को लगता है ऐसे में ना मेडिटेशन बहुत काम आती है। और मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, आपको ना प्रे करना है, अपनी पॉजिटिव्स के बारे में सोचना है शांति से बैठ के, तो सेल्फ डाउट अपने आप चला जाएगा। और सेल्फ डाउट क्रिएट करने वाले लोग, मैं बताती हूँ क्या होता है कि ना, कुछ लोग होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो आपके अंदर डाउट क्रिएट करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी जहाँ पे लोगों ने कोशिश की। तो मुझे हंसी आ रही है इनफैक्ट ये बताते हुए। वो बंदा मतलब क्रिएट कर रहा होता है मेरे माइंड में डाउट, वो चाहते हैं कि मैं ना कर पाऊं, तो मैं उस टाइम क्या करती थी कि उनको ना देख के ना स्माइल कर देती थी। ज्यादा स्माइल भी नहीं कर सकते आप, ऑकवर्ड लगेगा। स्माइल करो एंड मन में इमेजिन करो कि जिस दिन मैं सीए बन गई या सीए बन गया, उस दिन उनके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन होंगे। तो वो जो डाउट है आपके मन में ना, वो अपने आप चला जाएगा। मतलब मुझे हंसी आ जाती थी कि जब मैं गाड़ी से उतर रही होंगी, मैं सीए बन जाऊंगी, तो ये क्या सोचेंगे, इनके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन होंगे, आपके मन का डाउट तभी निकल जाएगा। जी मैम, आपने एक बहुत सही बात करी। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि उन्हें अगर इंस्पिरेशन लेना है तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से लेने की ज़रूरत है, और सेल्फ डाउट को वहाँ पर वो ख़त्म कर सकते हैं। अब थोड़े टेक्निकल्स में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, सीए की जर्नी आप भी जानते हो कि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, घंटों घंटों की पढ़ाई लगती है, एक जगह बैठ कर पढ़ाई करना। तो आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? आप अगर बच्चों से शेयर कर सकें, बता सकें कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, किन चीज़ों को मैनेज कैसे करना चाहिए, अगर आप बता सकती तो प्लीज़ बताएं। बिल्कुल सर, सबसे पहले ना मैं यही सजेस्ट करूंगी बच्चों से कि ना अपना एक शेड्यूल बनाओ, मतलब एक रूटीन फिक्स करो। आपके जागने का टाइम, आपके सोने का टाइम ना फिक्स होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास जितना भी टाइम है आप उसे प्रॉपर्ली डिवाइड कर लो। मेरा मॉर्निंग मतलब सबसे पहले उठते ही मेरा काम ये होता था, आप उठते ही आप पढ़ने नहीं बैठ सकते ना, आपका माइंड थोड़ा सा स्लीपिंग मोड में है। सबसे पहला काम ये होता था कि शेड्यूल बनाना होता था, पूरे दिन में क्या करना है। और मतलब अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले, जैसे फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हुआ, नेक्स्ट डे एक दिन का ब्रेक लोगे, उसके बाद आप इंटरमीडिएट का पूरा प्लान बना लोगे कि अगले मेरे पास जितने भी मंथ्स हैं, 6-7 मंथ्स, तो मुझे उनमें क्या करना है। और मेरा मंथ वाइज प्लानर रेडी होता था, फिर वो वीक वाइज प्लानर रेडी होता था, और फिर जब वो वीक आता था, पर्टिकुलरली डे आता था, तो डे वाइज प्लानर सुबह उठते ही पहला काम यही होता था कि मुझे प्लान करना है कि आज मुझे क्या करना है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्केड्यूल बना के चलना है प्रॉपरली। और टाइम मैनेजमेंट की बात है तो हो सके तो लंबा थोड़ा सा बैठने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है 1 घंटा बैठे फिर उठ के ब्रेक लेने चले गए। ब्रेक को मिनिमाइज करेंगे, टाइम को प्रॉपरली अपना डिवाइड करके चलेंगे। जो चीज आपको टफ लगती है ना, उस पर ज्यादा टाइम देंगे उससे भागने की बजाय। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी आप वही करेंगे कि आपको टाइम प्रॉपरली मैनेज, पहले से आप प्लान करके चलोगे ना, तो कभी कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का यही है, आप बड़े चंक्स में पढ़ेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना है तो पढ़ना है। किसी दिन अगर आप 5 to 6 आवर्स का, जैसे अगर एक सब्जेक्ट में उठा रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरी 12 आवर्स की स्टडीज रहती थी नॉर्मल टाइम में। तो अगर हम 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, 6-6 घंटे दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आप किसी दिन 6 आवर्स नहीं पढ़ पा रहे हो, तो लेकिन कंसिस्टेंसी तोड़नी नहीं है। ठीक है, उस दिन आप 4 आवर्स पढ़ लो, पर कंसिस्टेंट रहो। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप पढ़ाई ना करो। जी मैम, आपने बताया कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसका फल मिलता है। हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि 2011 में तब इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता था, बहुत सारी रिसोर्सेज की कमी रहती थी। वो क्या रिसोर्सेज थी जिन्होंने आपकी हेल्प करी? वो क्या टेक्निक्स थी पढ़ाई की जिससे आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाए? अगर आप शेयर कर सकती हैं तो प्लीज़। जी सर, बिल्कुल। सर फाउंडेशन कंप्लीटली सेल्फ स्टडी था, तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे फोकस किया मॉड्यूल्स पे।
मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से लिख के देखे मल्टीपल टाइम्स। तो मल्टीपल रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट में मोस्टली सेल्फ स्टडी था, कुछ मैंने कोचिंग ली थी, जो मतलब मैं आपको बताया ना ग्रेजुएशन के साथ साथ किया था, तो जो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स थे वो मैंने वहीं से पिक किए, उसमें नॉलेज अपनी एडवांस करी सीए के लिए, और बाकी के जो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स थे उनकी फिर मैंने कोचिंग ली थी। बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगी कि सेल्फ स्टडी, सबसे पहले सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। आप कोचिंग भी ले रहे हैं, कहीं से पढ़ भी रहे हैं, तो अपना टाइम जरूर निकालें। ऐसा नहीं है लेक्चर सुन लिया और काम हो गया। तो मैंने क्या किया था, सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिख के देखा था। मल्टीपल रिविजन्स बाय राइटिंग, कितने रजिस्टर्स भरे होंगे, कितनी नोटबुक भरे होंगे, याद भी नहीं है, मुझे नंबरिंग करनी पड़ती थी उनको कि इतने नोटबुक्स भर गए हैं, तो पता लग जाए कि कौन सा सब्जेक्ट के कितने भर गए हैं नोटबुक्स। तो नंबरिंग करके रखते थे उसको प्रॉपर्ली। और एग्जाम टाइम से पहले आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट ईयर पेपर्स, कम से कम पास्ट ईयर पेपर्स तो मैंने पिछले 7-8 अटेम्प्ट्स के करे थे। एमटीपीज भी आप मान के चलेंगे 5 to 6 अटेम्प्ट्स के करे ही करे थे, और आरटीपी तो समझो पी ही लिया था। इतना ज्यादा उनको प्रैक्टिस कर लिया कि एग्जाम टाइम में मुझे वो क्वेश्चंस नए नहीं लगते थे, ऐसा लगता था मैंने करा ही हुआ है। जी, आपके एक तरीके से कहने का मतलब है कि किस तरीके से ज़्यादा हम जब रिवीजन करते हैं और जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे एक हैबिट बन जाती है क्वेश्चन सॉल्विंग की, और फिर बाद में एग्जाम टाइम पे वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता। जो क्वेश्चन हम देखते हैं हमें लगता है कि ये तो हमें आता है। आप यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सर। सर यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जो एग्जाम टाइम होता था ना, माना 9 to 12 अगर एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम टाइम में ही मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया करती थी, ताकि मेरा माइंड उस टाइम सबसे ज्यादा काम करे। एग्जाम में भी जब हम 9 to 12 बैठे होंगे तो सबसे ज्यादा माइंड वर्क करे। ये एक स्ट्रैटेजी थी मेरी कि एग्जाम से पहले एग्जाम टाइम पे ही आप पेपर सॉल्व करो। जी, तो यहाँ पे आपने अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि आपने क्या वो तरीके अपनाए जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाए सही तरीके से। तो अब ये बात आती है कि आपने बहुत ही यंग एज में सीए क्लियर किया, 22 एज थी आपकी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़्यादा यंग एज में क्वालिफाइड करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, और साथ में एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि क्वालिफाई करने के बाद एज ए यंग सीए क्या चैलेंजेस होते हैं और आपने उन्हें किस तरीके से ओवरकम किया? सब प्रॉब्लम आई तो यही है कि आपको देखो, आपने सीए तो क्लियर कर लिया, जब रियल वर्ल्ड में जाते हो तो वहां पे बहुत मेच्योर लोग देखने को मिलते हैं आपको। तो ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे छोटी हूँ क्या, इतने सारे बड़े बड़े लोग, इतने मेच्योर लोग हैं, इतनी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं कुछ कम तो नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही सब कुछ फास्ट हो गया एकदम से। तो मेन थिंग यही डर लगता था, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती थी। बट मैंने आपको वही बताया, नेगेटिविटी इज अ खेल, मतलब गेम ऑफ माइंड। अगर आप उसको कोप अप कर लेंगे तो सब सही हो जाएगा। तो नेगेटिविटी आती थी, बट फिर अपने पॉजिटिव पे सोचते थे कि अच्छा ही है ना, जल्दी क्लियर कर लिया, बढ़िया, ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और एज अ यंग सीए हर्डल्स यही होते थे कि आपको, आप कहीं भी आप जाते हो, थोड़ा सा मेच्योर पर्सन को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलती है कि उसे ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेज है, नॉलेज इन द सेंस ऑफ मेच्योरिटी। तो एक यंग सीए में उतना, देखो वही मैंने कहा कि उस टाइम इंटरनेट नहीं था कि हम नॉलेज गेन कर सके। तो जितनी नॉलेज थी, जितनी फैमिली से मिली, वो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा यंग एज में अगर आप कर लो तो आप वहां पे थोड़ा लैग कर जाते हो, क्योंकि आपको उतना एक्सपोजर नहीं होता है दुनिया का। जी मैम, ये आपने एक बड़ी बात करी कि ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक्स होते हैं यंग एज में क्वालिफाई करने के। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया जिस तरीके से यंग एज में आप सीए बन गए, तो आप उसके बाद अब तक आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं और कैसा लगता है सीए इंडस्ट्री का पार्ट होने पर? लगता तो बहुत अच्छा है जब अपने नाम के आगे हम सीए लिखा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतने ईयर्स जो मेहनत करी है, बहुत मेहनत लगती है, नो डाउट। इतना इजी नहीं है जितना हम कह देते हैं, 4 साल लग गए या 5 साल लग गए। बहुत मुश्किल होता है वो टाइम क्लियर करना। जब घर पे सब सो रहे होते हैं और आप पढ़ रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं लगता है यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं भी रेस्ट करूँ, मैं भी आराम करूँ, मैं भी मजे करूँ। तो लेकिन उसके बाद जब आप सीए इंडस्ट्री में आते हो, वेटरनिटी का पार्ट बनते हो, जब आप देखते हो, मतलब आप पे एक प्रेस्टिजियस, मतलब अब वर्ड जो आपके ये हैं सीए, ये ओन करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत अच्छा लगता है। और ओवर द टाइम चीजें बहुत चेंज हो गई हैं अगर आप कहेंगे तो अभी, लेकिन सीए इंडस्ट्री का पार्ट बन के बहुत अच्छा लगता है। जर्नी यही रही है, देखो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में थे, स्टार्टिंग मेरी प्रैक्टिस से हुई है, प्रैक्टिस के बाद लेकिन मेरा टीचिंग पैशन था, तो वो स्टार्टिंग से मेरे साथ है। प्रैक्टिस के बाद भी रात रात को भी टाइम निकाला होता था खुद के पढ़ने के लिए भी, अपने आप को हमेशा मैंने अपडेटेड रखा है और स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, ताकि उसी बहाने मैं भी अपडेट रहूं, स्टूडेंट्स भी रहें और मैं भी अपडेट रहूं। तो टीचिंग की जर्नी मैंने कभी छोड़ी नहीं, स्टार्टिंग से 2011-12 तब से ही टीचिंग भी चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रही थी,
फिर थोड़ा होता है हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं अब एक लेडी की लाइफ में, थोड़ा सा मैरिज का इशू, हेल्थ का इशू, थोड़ा सा फाइनेंशियल पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं। फिर लेकिन कभी अपने मैंने टीचिंग का करियर कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा मेरे साथ रहा है। और आज भी मैं कह सकती हूँ प्राउडली कि मैं बहुत सारे सीए बनने में मदद कर रही हूँ, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इतने सारे सीए देके। तो यही थी जर्नी मेरी। जी, तो आपने जैसे कि बताया कि आप अब टीचिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हो, बहुत सारे सीए बनने में आप मदद करवा रहे हो, तो हम देख रहे हैं कि जो सीए की फील्ड है ग्रेजुअली बहुत तेज़ी से इवॉल्व करी है। तो अगर आप बता सके कि किस तरीके से जो इवोल्यूशन है ये आया है, अब क्या चैलेंजेस हैं जो लोग सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, कोर्स और टाइम मैनेजमेंट, अगर आप इस पर थोड़ा बता सकें। देखो सर, चेंजेस अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिलेबस में बहुत चेंज आया है और बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। पॉजिटिव चेंज है, सिलेबस बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। पहले फाउंडेशन इजी होता था तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता था। अब है कि फाउंडेशन थोड़ा सा लेवल, अभी ये न्यू सिलेबस में फाउंडेशन का लेवल बहुत अच्छा कर दिया है, तो बहुत सीरियस बच्चे हैं वो ही सीए में एंटर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि हेल्दी कंपटीशन रहेगा। अभी तक था कि काफी अनहेल्दी कंपटीशन भी था, जो बच्चे ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं वो भी आ जाते थे सीए के लाइन में। अब है कि काफी हेल्दी कंपटीशन रहेगा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस हो गया है। सिलेबस के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, काफी चीजें एमसीक्यूज आ गई हैं, केस बेस्ड आ गए हैं, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें था ना पहले बच्चों के माइंड में कि भैया थियरी सब्जेक्ट है, याद कर लो चल जाएगा, अब नहीं है। अब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आर्टिकलशिप की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब पेपर्स जो होते हैं आपके फाइनल लेवल के, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसने आर्टिकलशिप अच्छे से करी होगी वही उसको सॉल्व कर पाएगा अच्छे से। तो ये तो सिलेबस में चेंज है, काफी पॉजिटिव चेंजेस हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि इंस्टीट्यूट ने ना फॉरेन लैंग्वेजेस के भी कोर्स निकाले हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। तो आप इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सीए का अब ग्लोबली स्कोप था पहले भी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ सीए का स्कोप ऑफ वर्क, करियर के बारे में बात करें, हमारे टाइम में सुनने को मिलता था कि सीए का तो टैक्स का काम है, आईटीआर फाइल करवा लो, ऑडिट करवा लो, बैलेंस शीट पे साइन करा लो, बस यही काम है सीए का, तो और कोई काम ही नहीं है। लेकिन अब के टाइम में अब तो एआई आ गया है और बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो सीए का काम अब खाली रिटर्न फाइल करना, खाली ऑडिट करना नहीं रहा है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में सीए की मदद ली जाती है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लेवल पे सीए की मदद ली जाती है। इनफैक्ट सीए आप देख रहे हो ये शेयर मार्केट की तरफ भी जा रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, यहाँ की तरफ भी सीए जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में भी सीए जा रहे हैं। पहले नहीं सोचते थे, पहले हर कोई सोचता था सीए बन गए फर्म खोल के बैठ जाओ या कहीं पे प्राइवेट नौकरी पकड़ लो। अब लोगों को समझ आ रहा है कि हमारी हर जगह डिमांड है, अब ऐसा नहीं है ऑडिट कर लो और हो जाएगा। तो अब बहुत ही हाई पोजीशंस पे सीए जा रहे हैं, एमबीएस को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन स्किल पे इतना फोकस नहीं होता था। अब ये जो आप कह लो कि नीड है, आप आज के एनवायरनमेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली अच्छी हो रही है। इंस्टीट्यूट बहुत मेहनत कर रहा है इसके ऊपर, अपने जो कोर्सेज डिजाइन करें वो इस तरीके से करें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएं बच्चों के। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो गए हैं तो एमबीए को भी टक्कर दे पा रहे हैं हम सीएस। नॉलेज में तो अपडेटेड हमेशा थे ही हम, लेकिन अब इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हम वहां पे भी सीए आपको बहुत देखने को मिलेंगे जहां एमबीए को हम सुपरसीड कर रहे हैं। तो चेंज बहुत आया है। ग्लोबली तो बहुत ही रिकॉग्निशन मिलती है सीए को। आप थोड़ा सा कोर्सेज कर लो, जैसे एसीसीए हो गया, ऐसा कुछ कोर्सेज कर लो, तो ग्लोबली तो रिकॉग्निशन है ही सीए की, नो डाउट। जी मैम, आपने बताया कि किस तरीके से अब जो सीए की वैल्यू है वो एमबीए के बराबर होती जा रही है, लोग उसको उस कद के तरफ देखते हैं और बहुत सारे जो सीए की फील्ड्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो गई हैं, अलग अलग जगह मौके मिल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि मैम ऐसे माहौल में जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे कि किस तरीके से उन्हें अपनी प्रिपरेशन पर जाना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए सर, ये कहूंगी एक्सपेक्टेशन पहली बात तो रियलिस्टिक होनी चाहिए, और अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक तो भले ही हो, बट ये मेरा पर्सनल सजेशन है, हाई स्टैंडर्ड सेट करो। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद आई है कि मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मम्मी मैं तो रैंक लेके आऊंगी, सुना भी नहीं था कि कितनी रैंक होती हैं और रैंक होल्डर्स के साथ क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ नहीं पता था। मैं तो रैंक लेके आऊंगी। तो मम्मी कहती होती थी कि थोड़ा सा तो अपने लिमिट का सोच ले। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं बहुत बड़ा सोचूंगी ना तो थोड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है ना हम सब कुछ सोचेंगे और सब कुछ मिल जाएगा। तो मम्मी, मैं एग्जाम्पल देती थी, मम्मी एरोप्लेन के बारे में सोचेंगे तभी तो गाड़ी मिलेगी, हम सोचेंगे गाड़ी के बारे में तो साइकिल मिलेगी।
तो अपने जो एक्सपेक्टेशंस रखें ऑब्वियसली हाई रखें, अनरियलिस्टिक नहीं रखेंगे आप। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेरे को तो रैंक भी लानी है जी और बिल्कुल ही ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ऐसा सोच के चलो। बट एक्सपेक्टेशन और रियलिटी अलग होती है। अपना 100% दो, आप अपने से खुद से मोटिवेटेड रहो। लाइफ इज फुल ऑफ, आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे, अवॉइड देम। आप खुद से मोटिवेटेड रहो, आपको पता है आप कर सकते हो। और बाकी सब तो कहने के लिए है, होगा नहीं होगा वो सब कहेंगे, आपको पता है आप कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड रहो, अपना 100% दो। अपना आपका माइंड ऐसे चलना चाहिए कि आप जब भी सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो, अगर आप टाइम वेस्ट कर भी रहे हो ना, तो आपके मन में फटाक से आना चाहिए कि भैया टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई करना है। ऐसे करेंगे अगर आप हमेशा यही कॉन्शियसली आप ये सोचते रहोगे ना कि हाँ मुझे स्टडीज करनी है, तो फिर आप इजीली कर लोगे। मेन प्रॉब्लम बच्चों में आज के टाइम में ये है, उनके पास सोशल मीडिया है। अब आप इसको आप पॉजिटिव समझो तो उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, अच्छी बात है। बट बच्चे इसको कई बार नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं। बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। रील्स एक बार बैठ गए, उन्हें लगता है माइंड फ्रेश होता है, रील्स स्क्रॉल करने लग गए तो कहाँ चलेगा टाइम पता नहीं चला। तो अपने माइंड को हमें इस तरीके से ट्रेन करना है कि जैसे ही हमने, अगर ठीक है 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लिया है, आप देख रहे हो ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर जाए आपके माइंड में घंटी बज जानी चाहिए कि भैया नहीं, कुछ गलत हो रहा है, मुझे तो पढ़ना था। तो मैं यही कहूंगी बस कि अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने मन में डाउट मत आने दो, अपनी मेहनत अच्छे से करो और एक्सपेक्टेशंस अपनी हमेशा हाई रखो और उनके लिए आप प्लान करो, उनके लिए आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है बस एक्सपेक्टेशन रख के बैठ जाओ, नहीं। नदी के साइड में बैठोगे तो स्विमिंग कभी भी नहीं आएगी ना। तो कभी आप स्विमिंग पूल में या नदी में जंप करेंगे तभी आएगी। तो सिलेबस में आप सिलेबस पढ़ोगे तभी तो आएगा ना, सोच के बैठ जाएंगे तो कैसे आएगा। तो हार्डवर्क करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और अपने एक्सपेक्टेशंस को हाई रखेंगे। और मैं तो सजेस्ट करूंगी अपने एक्सपेक्टेशंस को लिख के ना एक पेपर पे चिपका के वॉल पे लगा लो, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। जब भी फोन की तरफ जाओ आपको वो देख के याद आ जाएगी, नहीं मुझे तो ये करना है, फोन थोड़ा ना देखना है। तो इस पूरे पॉडकास्ट से जो मैम मुझे निकल कर सामने आता वो दिख रहा है वो है कि आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। हार्डवर्क तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, साथ में आपको एक अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बनाकर चल रही हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को भूलना नहीं है, उन्हें कहीं लिख कर रखना है, याद रखना है, कंसिस्टेंटली उस पर काम करना है। क्योंकि अगर हम बड़ा सोचेंगे, बड़े पर काम करेंगे तो कहीं जाकर हमारी जो चीज़ें हैं वो बनेंगी। और इस जर्नी में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे जिन पर हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन मैम। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिलने वाला है। वो लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं सारी चीज़ों को समझ के। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन मैम एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। अब मैं सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आई होप आपने ये सारा सेशन एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक सीए की जर्नी रहती है और ख़ासकर उस सीए की जो इसने बहुत ही यंग एज में क्वालिफाई किया है, किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपको उससे कैसे कोप अप करना है, अपने फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। आई होप आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस सेशन को। अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं और हमारी सीरीज़ से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि इसी सीरीज़ में अभी आगे ऐसे बहुत से सीएज आएंगे जिनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपके मतलब की कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकाल कर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो बने रहें हमारे साथ इसी अपडेट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।